हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और इधर हम लोग लगभग 4-5 रोज वीडियो नहीं देखे हैं। 4-5 रोज से क्लास नहीं चल रहा था, किसी काम के वजह से मतलब हम क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। तो आइए उसे हम अब कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग यूथ पब्लिकेशन का भी क्वेश्चन देख रहे थे और प्लस आपका ग्रुप डी का भी देख रहे थे। ग्रुप डी एनटीपीसी से रिलेटेड जो भी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 जो बुक था उसी का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 डिस्कस कर रहे थे उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक, जिसमें हम लोग 1210 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी देख चुके हैं। 3200 इसमें टोटल क्वेश्चन है, 3200 प्लस, जिसमें हम लोग 1210 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। उससे आगे हमें कंटिन्यू करना है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना है। ठीक, क्लास आपका ऑनलाइन जो क्लास हम लोग का चल रहा है वो 1-2 दिन किसी कारणवश किसी काम से नहीं भी चले, लेकिन आपको प्रैक्टिस डेली करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करिएगा तभी जाकर के आप किसी भी वर्क में या फिर मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, किसी भी सब्जेक्ट में आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा। और लॉकडाउन की वजह से आपका पढ़ाई रुका हुआ है, बस एग्जाम नहीं रुका हुआ है। ठीक, एग्जाम सब चल रहा है, तो इसके पैरेलल आप अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू करिए। घर पे बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस रहेगा क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करिएगा। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यूथ वाला भी करेंगे और इसको भी, दोनों को हम लोग साथ में लेकर चलना है। ठीक, तो आज इस वीडियो में हम लोग प्लेटफॉर्म वाला देखते हैं। तो देखिए 1211 नंबर क्वेश्चन से हम आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और क्लास हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आइए, और वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ताकि और भी जितने आपके दोस्त हैं वो सब हमसे जुड़े और व्यूज़ बढ़े, तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिले कि हमारे वीडियो को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो ज़्यादा आप शेयर करिए। ठीक, तो आइए देखिए क्वेश्चन हम आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 1211 नंबर देखिए आपके स्क्रीन पर है। हमें क्या बोला हुआ है, कह रहा है हमें कि 15 के पावर 300 को 16 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल हमें निकालना है। बोला हुआ है क्वेश्चन हमें कि 15 के पावर 300 को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये बात पता होगा कि अगर हम 15 को 16 से भाग देंगे तो 16 से भाग देंगे तो शेषफल -1 आएगा। माइनस में भी रिमाइंडर आता है। माइनस का मतलब ये हुआ कि हम 15 में 1 जोड़ेंगे तो ये 16 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो जब 15 को हम 16 से भाग देंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा, यानी -1 के पावर कितना आ जा रहा है ऊपर, यहाँ -1 के पावर 300 हो जा रहा है। तो -1 के पावर 300 हो, चाहे कोई भी इवन नंबर हो, तो हम लोग का रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यही हम लोग का रिमाइंडर जो हो जाएगा 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो एक बार और समझिए। देखिए 15 के पावर 300 को हमें 16 से भाग देना है, तो जब 15 को हम 16 से भाग देंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा। -1 का मतलब कि 1 जोड़ेंगे तो 1 कट जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 से कट जाएगा। तो -1 के पावर 300, इसका मतलब पॉजिटिव में 1 हो जाएगा। कभी भी जिनको पता नहीं होगा वो इस बात को नोट करके लिख लेंगे कि -1 के पावर अगर कोई इवन नंबर रहता है तो ये 1 हो जाता है। अगर -1 के पावर कोई ऑड नंबर रहता है, अगर यहाँ ऑड नंबर आ जाता तब ये क्या हो जाता, -1 हो जाता है। तो जब -1 के पावर इवन नंबर 300 इवन है तो यहाँ 1 जो हो जाएगा हम लोग का रिमाइंडर हो जाएगा शेषफल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का 1212 नंबर क्वेश्चन। देखिए अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन, देखिए कह रहे हैं हमें कि x² प्लस 1/16x² इज इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है कितना आपका 19/2 दिया हुआ है, और आपसे पूछ क्या रहा है, तो पूछा है आपसे कि 2x माइनस 1/2x का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक, 2x माइनस 1/2x का मान निकालना है। देखिए आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिए आप इस बात को। हमें दिया गया है कि x² प्लस 1/16x² बराबर 19/2 है, तो 2x माइनस 1/2x, यानी यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे अगर ये 4x² लाएंगे तो उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2x हो जाएगा।
यानी यहाँ पे हमें 4x² लाना होगा और यहाँ भी 4x² लाना होगा। जहाँ 16x² है यहाँ पे भी क्या लाना होगा, 4x² लाना होगा। तो ये कैसे आएगा बताइए आप। इसको हमें यहाँ भी 4x² लाना है, यहाँ भी 4x² लाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको 4 से गुणा कर देंगे। 4 से हम दोनों ओर गुणा कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 यहां से जब गुणा करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4x² हो जाएगा प्लस, और जब इसको कटाएंगे तो 16 को कटाएंगे 4 से तो 1/4x², ये भी हो जाएगा। और बराबर इधर देखिए 2 दूनी के 4 यानी 19 दूना 38 हो जाएगा। यहां तक आप समझे, कुछ नहीं किए हैं, बस हमने क्या किया है ना, 4 से दोनों ओर गुणा कर दिया। इसलिए गुणा किए हैं कि हमें यहाँ 4x², यहाँ भी 4x² बनाना है। अब इसका वर्गमूल जब निकाल लेंगे तो 2x आ जाएगा। इतना बात समझ गए। अब देखिए एक बात आपको बताए थे कि अगर x² + 1/x² बराबर a है तो इससे डायरेक्ट 2 बातें बताए थे कि अगर x + 1/x निकालना हो तो √a+2 हो जाता है। अगर माइनस में निकालना हो, x - 1/x निकालना है तो √a-2 हो जाता है। ये दोनों बात आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। ये पीछे वाले एक क्वेश्चन में भी हम बताए थे, अगर नहीं बताए तो यहाँ पे आप नोट करके इस बात को लिख लीजिएगा कि अगर x² + 1/x² बराबर a है और इसे डायरेक्ट हम वर्गमूल इसका करेंगे ना, x + 1/x में a+2 हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ भी +2 हो जाएगा। अगर डायरेक्ट माइनस में लाएंगे ना कि x - 1/x तो ये a-2 हो जाता है। तो अब एक बात बताइए कि इसका हमें डायरेक्ट वर्गमूल निकालना है और बीच में क्या लाना है, माइनस लाना है। तो हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे यहाँ से कि 2x वर्गमूल करेंगे 4x² का तो वर्गमूल 2x हो जाएगा, यानी 2x - 1/2x √, ये a है, a मतलब 38 - 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे a-2 है इसी रूल के तहत। यहाँ पे जब x² + 1/x² a है तो डायरेक्ट माइनस वाला जाना है, तो x - 1/x बराबर √a-2। तो यहाँ से भी 38 - 2 करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √36 हो जाएगा। यानी रिजल्ट हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 2x - 1/2x = 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। सिर्फ हमें करना क्या है ना कि इसे यहाँ 4 लाना है, तो 4 से गुणा कर दिए दोनों ओर, तो 4x² + 1/4x² बराबर 38 है। तो इसका वर्गमूल का डायरेक्ट ये नोट करके आप बात लिख लीजिएगा कि डायरेक्ट प्लस में लाना होगा तो √a+2, माइनस में लाना होगा तो √a-2। तो हमें यहाँ प्लस में जाना था तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 4x² का, तो 2x - 1 माइनस में आना था ना, माइनस में आना था तो 2x - 1/2x बराबर इधर भी माइनस होगा तो 38 में से 2 गया 36, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 1213 नंबर क्वेश्चन आइए, देखिए क्या कर रहा है। बोला हमें यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप इंप्रूव कर लीजिएगा, ठीक, थोड़ा सा इसमें आपको इंप्रूव कर लेना होगा। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो आप इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा, चाहे कहीं भी उतार लीजिएगा। बोला है हमें 1213 नंबर की x 4 मिनट में 6 पृष्ठ प्रतिलिपि कर सकता है, यानी टाइप कर सकता है। तो यहाँ पे जो 6 पृष्ठ दिया है ना, वो 6 पृष्ठ नहीं है, 60 पृष्ठ होगा। इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा। नोट मतलब वहां पे काट करके बना लेना है कि 6 पृष्ठ की जगह क्या रहेगा, 60 पृष्ठ रहेगा। और टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 0 छूट गया है, ठीक। तो यहाँ हमें बोला हुआ है, देखिए 1213 नंबर की x जो है 4 मिनट में कितना टाइप कर सकता है, तो 60 पृष्ठ टाइप कर सकता है। कितना पृष्ठ टाइप कर सकता है, आपको 60 पृष्ठ टाइप कर सकता है, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि x तथा y दोनों 30 मिनट में 750 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं। x + y दोनों यहाँ पे बोला हुआ है, x + y दोनों कितना मिनट में आपका बोला हुआ है, तो 30 मिनट में कितना पृष्ठ, 750 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं, ठीक। तो y कितने मिनट में 100 पृष्ठ टाइप कर सकता है, ये हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि y जो है 100 पृष्ठ टाइप करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए बहुत आसानी क्वेश्चन है, ये भी कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा है। एक बात बताइए कि ये 4 मिनट में x जो है 60 पृष्ठ टाइप कर सकता है, तो 1 मिनट में कितना टाइप करेगा, 1 मिनट में कटा दीजिए, 4 एकम 4 और इधर हो जाएगा 15 कट जाएगा, यानी 1 मिनट में 15 पृष्ठ टाइप कर सकता है। अब इसका देखिए, ये दोनों मिलकर के ना 30 मिनट में 750, तो इसको भी कटा देते हैं, इसका भी 1 मिनट 1 यूनिट का हम लोग निकाल लेते हैं।
तो ये 1 मिनट में देखिए तो कटा दीजिए 0 और ये कितना हो जाएगा 3 से कटाएंगे तो 25 पृष्ठ टाइप करेंगे, ठीक, 25 पृष्ठ दोनों मिलकर के 1 मिनट में टाइप करेंगे। अब एक बात बताइए हमें कि केवल y का हमें निकालना है कि y जो है 1 मिनट में कितना पृष्ठ टाइप करेगा, ये देख लीजिए 1 मिनट में घटा दीजिए 25 में से यहाँ 15 चला जाएगा यानी कि 10 पृष्ठ टाइप करेगा। 25 में से 15 घटा दीजिए, 25 माइनस 15 यानी कितना 10 पृष्ठ टाइप करेगा हमारा। कितना पृष्ठ टाइप करेगा आपका 10 पृष्ठ। 1 मिनट में 10 पृष्ठ टाइप कर रहा है तो हमें बोला है ना कि 100 पृष्ठ टाइप करने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल सी बात है, इधर 100 पृष्ठ करना है यानी कि 10 पृष्ठ जब 1 मिनट में 10 पृष्ठ जब 10 पृष्ठ जो है 1 मिनट में टाइप करता है 1 मिनट में, तो ये 100 पृष्ठ कितना मिनट में करेगा। तो 100 पृष्ठ के लिए इधर भी एक 0 बढ़ा दीजिए यानी कि 10 मिनट में टाइप करेगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि y जो है ना, y अकेला 100 पृष्ठ टाइप करने में 10 मिनट का समय लगाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और समझ लीजिए। x 4 मिनट में 60 पृष्ठ टाइप करता है तो 1 मिनट में 15 पृष्ठ टाइप करेगा, कटा दिए हैं 15 चौके 60। x प्लस वाई 30 मिनट में 750 पृष्ठ टाइप करते हैं तो कटा दिए 30 से, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 25 पृष्ठ टाइप करेंगे। तो यहाँ x प्लस वाई दोनों है और यहाँ x अकेला है, तो x प्लस वाई यानी कि 25 में से जब 15 घटाएंगे तो ये 10 पृष्ठ किसका आ जाएगा, तो y का आ जाएगा। यानी y 1 मिनट में 10 पृष्ठ टाइप करने में 1 मिनट का समय लेता है, तो 100 पृष्ठ टाइप करने में कितना समय लगेगा, 10 मिनट लेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे तो मिला लीजिए ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर जो हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 1214 नंबर बोला है कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात, देखिए x और y है दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात x अनुपात y, x और y के वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 2:1 दिया गया है। ये वर्तमान मतलब 0 बैठा लेते हैं। आपको बताएं देखिए रेशियो मेथड से हम कितना आसानी से इसे हम सॉल्व करते हैं। ये बोला है कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है और 14 वर्ष बाद यानी कि +14। आपको बताए थे कि जब बाद कहेगा तो जोड़ देंगे प्लस का साइन और पहले कहेगा तो माइनस का साइन। ये कितना हो जा रहा है 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 29:18 हो जाता है। 29:18 होगा तो दोनों की वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा, हमें अंतर पूछा हुआ है। देखिए एक बात आप समझिए, आपको एक बात बताए थे कि ये 0 वर्ष और 14 वर्ष दोनों का गैपिंग कितना हुआ, तो यहाँ से 14 वर्ष हो जाएगा। दोनों का गैपिंग कितना हुआ 14 वर्ष, तो इधर भी हमारा गैपिंग सेम होना चाहिए। ये 2:1 और 29:1 यानी इधर का गैपिंग सेम होना चाहिए। 29 में से 2 घटाएंगे तो 27 और 18 में से 1 घटाएंगे 17 आ जा रहा है। गैपिंग सेम नहीं है, तो इस बात को गैपिंग सेम हम लोग कैसे कर रहे थे, तो इस बात को आपको बताया थे कि गैपिंग सेम दोनों अनुपात का करना होगा। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ 8 हुआ। 29 में से 8 18 गया कितना हो जाएगा 19 में से 11 हो जा रहा है ना, सॉरी 11 हो जा रहा है। तो ऊपर वाले को हम 11 से गुणा कर देंगे और इन दोनों का गैपिंग कितना है 1, ये 2 में से 1 गया तो 1 से नीचे गुणा कर लेंगे। 1 से गुणा करे या नहीं करे बात बराबर हुआ। अब बात समझ गए, गैपिंग कैसे हम सेम करते हैं, तो इन दोनों का अंतर 11 यानी ऊपर वाले को 11 से गुणा करते हैं, उल्टा गुणा करते हैं। इन दोनों का गैपिंग 1 हुआ तो नीचे गुणा कर देंगे। अब कर दीजिए, देखिए सिंपल आ गया 11 दूना 22 रेशियो 11 कम 11, ये कितना हो जाएगा तो उतना ही रह जाएगा 29:18। अब घटा करके देखिए 18 में से 11 गया, नीचे से ऊपर घटेगा कभी क्योंकि 14 वर्ष बाद का दिया गया है। तो 18 में से 11 गया 7 और इधर भी कितना हो जा रहा है 7 हो जा रहा है। इसका मतलब इस 7 यूनिट का वैल्यू इधर 14 वर्ष दिया गया है। 7 यूनिट का वैल्यू कितना है 14 वर्ष दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है ना कि इनकी वर्तमान आयु का अंतर पूछा हुआ है। देखिए 0 मतलब वर्तमान आयु में अंतर कितना है, तो 22 में से 11 गया 11 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। ये दोनों का वर्तमान आयु का अंतर पूछा हुआ था, तो 22 में 11 गया 11 यूनिट का वैल्यू 22 वर्ष हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप अब भी नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार समझ लीजिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपका रेशियो कंसेप्ट। अभी तक जितने भी एज प्रॉब्लम है जो रेशियो से बनने वाला है सब हम रेशियो से ही किए हुए हैं।
देखिए, अगर आप लोग वीडियो बीच बीच में लाइक भी करते रहिए और दोस्तों को शेयर भी करते रहिए कि ज्यादा से ज्यादा और भी आपके दोस्त लोग जुड़े। हम लोग डेली के डेली आपका 8 PM में लाइव आते थे, 3-4 दिन से हम लोग वीडियो नहीं देख रहे थे किसी काम की वजह से, तो आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब रेगुलर वीडियो मिलेगा आपका 8 बजे, एक जो है प्लेटफॉर्म का वीडियो डेली मिलेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ बताया था आपको कि इधर गैपिंग 14 वर्ष है, इधर गैपिंग नहीं आ रहा है सेम, तो हम गैपिंग सेम करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर 11 हुआ तो ऊपर वाले से ऊपर गुणा करेंगे, इन दोनों का गैपिंग 1 हुआ तो नीचे गुणा करेंगे। अब देखिए गैपिंग दोनों का साथ साथ आ जा रहा है, तो इस 7 गैपिंग का मतलब है कितना, 14 वर्ष हुआ, तो 1 गैपिंग का मतलब 2 वर्ष हो गया। तो हमें ये पूछता कि x का निकालिए तो 22 यूनिट का निकाल लेते, y का पूछता था 11 यूनिट का निकाल लेते, लेकिन हमें बोला है कि x और y का अंतर x माइनस वाई, तो x माइनस वाई 22 में से 11 गया 11 यूनिट, यानी 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 22 वर्ष हो जा रहा है। 1 यूनिट का 2 वर्ष, तो 11 यूनिट का वैल्यू 22 वर्ष हो जाएगा। अगर सिंपल पूछता कि x का वर्तमान आयु निकालिए तो 22 यूनिट का वैल्यू, 22 यूनिट का 44 हो जाता। अगर अलग अलग पूछा रहता तो 22 का 44 हो जाता है x वाला, और ये 11 का 22 हो जाता है। तब भी इस तरह से भी अंतर करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 22 ही आएगा। लेकिन जब भी अंतर पूछा है तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट दोनों का अंतर कितना है, 11, तो 11 यूनिट का वैल्यू 22 वर्ष हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर निकाले। देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है। स्वयं का 3 गुना का मतलब क्या हुआ ना कि अमाउंट जो है 3 टाइम्स हो जा रहा है, जो मूलधन हम दिए है ना वो 3 गुना हो जा रहा है। अगर हम प्रिंसिपल x मान लिए तो इसका अमाउंट जो हो जा रहा है ना वो 3x हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो जब 3 गुना हो जा रहा है कितने वर्ष में दिया हुआ है, 10 वर्ष में। ये 3 गुना होने में टाइम कितना लगा हुआ है, तो 10 ईयर्स लगा हुआ है, 10 ईयर्स लगा हुआ है। तो एक बात बताइए कि ये जो हम लोग का ब्याज मिलेगा ना, ये साधारण ब्याज मिलेगा, तो मिश्रित धन अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा लेंगे तो 3x में से x घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2x मिल जाएगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। मूलधन मतलब x और समय कितना लगा है, 10 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है तो हम रेट ऑफ r मान लेते हैं और बट्टा में 100 हो जाएगा। सिंपल हो गया, 0 से 0 कट गया, x से x कट गया, और तिरछा गुणा कर लीजिए, यानी रेट कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है ये आपका, एक बार और समझिए, आप नहीं समझे हैं तो। ये 3 गुना हो जा रहा है, यानी अमाउंट जो है x प्रिंसिपल माने तो 3x हो जा रहा है, यानी ब्याज कितना मिला तो 2x मिला। और ब्याज बराबर आपको पता होगा कि मूलधन गुणे समय गुणे दर का बट्टा 100 हो जाएगा। तो मूलधन x माने हैं और समय 10 वर्ष दिया हुआ है और रेट निकालना है, बट्टा 100। कटा उटा लिए, x से x कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 10 गुना 20 जो है % हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1216, 1217, 1218 तीनों क्वेश्चन एक ही पे है, टेबल से रिलेटेड है, जो कि टेबल भी हम लोग का डेली डेली आ ही रहा है। हर सेट में जो है टेबल एक क्वेश्चन दिया गया है, तो टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे हमें पढ़ना है। देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है, निर्देश पढ़िए पहले आप। कह रहे हैं कि सारणी विद्यार्थियों की संख्या प्रदर्शित जिन्हें 4 कॉलेजों VP, DJ, KS और GB में BCO का चयन किया हुआ है। ये 4 कॉलेज हैं, 1, 2, 3, 4 कॉलेज। और विद्यार्थी देखिए इलेक्ट्रीशियन 4 गो सब्जेक्ट भी दिया, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी दिया गया है, और ये इनकी संख्या है, टोटल जो है संख्या दिया गया है। तो कह रहे हैं कि निम्न जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। इसी जानकारी पे आपको क्या देना है ना, नीचे जो दिया गया प्रश्न है ना, कौन कौन सा दिया गया है, 1216, 1217, 1218 तीनों क्वेश्चन का हमें आंसर देना हुआ है। तो देखिए, और एक बात और ना, हम क्या किया ना कि पहले ही इन सबको जोड़ दिए हैं, इधर सबका जोड़ दिया है। जैसे VP में कितने स्टूडेंट है तो 720, सबका हमने जोड़ दिया है। ठीक, आपका समय जो है बच जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1216 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने KS कॉलेज में अर्थशास्त्र का चयन किया। देखिए KS कॉलेज का प्रतिशत पूछ रहा है और अर्थशास्त्र चयन करने वाले, तो देखिए KS कॉलेज ही में है, तो KS कॉलेज में अर्थशास्त्र चयन करने वाले टोटल कितने स्टूडेंट है, तो 250 स्टूडेंट है, 250 स्टूडेंट है। तो इनका प्रतिशत निकालना है, और KS कॉलेज में टोटल छात्र कितने हैं, 750 है। तो सिंपल है, निकाल लीजिए।
250 छात्र जो है अर्थशास्त्र लिए हैं, तो इनका प्रतिशत कितना होगा? ओवरऑल कितने स्टूडेंट है? 750। तो 750 में इनका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत के लिए हम क्या कर देते हैं? 100 से गुणा कर लेते हैं। बात आई समझ में? कोई दिक्कत नहीं। केएस कॉलेज में अर्थशास्त्र चयन करने वाले 250 स्टूडेंट है और केएस कॉलेज में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 750। तो प्रतिशत में निकालना था, 100 से गुणा कर लिया। अब कटा दीजिए, देखिए 25 तिहाई 75, यानी 100/3 का मतलब आपको पता ही होगा कि 33.33 आ जाएगा। 33.33% जो है अर्थशास्त्र चयन किए हैं केएस कॉलेज में, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डी में दिया हुआ है। बात कोई दिक्कत इसमें कहीं से भी कोई नहीं दिक्कत होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िए आप 1217 नंबर कि किस कॉलेज में, हमें पूछा हुआ है कि किस कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। ये जो कॉलेज दिया गया है ना, सब कॉलेज में किस में सबसे मैक्सिमम विद्यार्थी है? तो देखिए सिंपल सी बात हो गई, सबसे मैक्सिमम देखिए टोटल हम कॉलेज के स्टूडेंट को जोड़ लिए, इसमें 700, वीपी में 720 स्टूडेंट है, डीजे में 785 है और केएस में 750 है और जीबी में कितना है? 680 है। तो आप ही बताइए ना कि सबसे ज्यादा किस में? 785 सबसे ज्यादा है, जो कि डीजे वाले स्टूडेंट में है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीजे में सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट है, जिनकी संख्या कितनी है? 785 है। संख्या नहीं पूछा हुआ है, पूछा है किस कॉलेज में ज्यादा स्टूडेंट है, तो डीजे में ज्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर और सांख्यिकी के विद्यार्थियों की संख्या में अंतर निकालना है। अब हमें बोला हुआ है ना कि कंप्यूटर, यानी कि टोटल जो कंप्यूटर में स्टूडेंट है और सांख्यिकी में स्टूडेंट है, इनके टोटल हमें अंतर निकालना है कि कितना अंतर है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल कंप्यूटर वाला जोड़ लीजिए कितना हो रहा है और सांख्यिकी वाला जोड़ लीजिए। तो देखिए कंप्यूटर वाला जोड़िए कितना हो रहा है और सांख्यिकी वाला, कंप्यूटर जोड़ लेते हैं तो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा लास्ट में, और फिर यहाँ 5 3 8 2 10 5 15 5 हो जाएगा, फिर 4 1 5 यानी 555 हो गया। और सांख्यिकी वाला जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, सांख्यिकी वाला भी हम लोग जोड़ लेते हैं तो लास्ट में 5 आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 7 2 9 2 11 और 5 11 5 16 6 1 हासिल हो जाएगा, 2 2 4 1 5 665 हो जा रहा है। तो 665 और 555 का अंतर निकाल लेंगे, 0 1 1 हो जाएगा, यानी दोनों का अंतर कितना है? 110 है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात आप समझे कि नहीं समझे? तीनों ग्राफ बहुत इजी था। यहाँ पे यहाँ वाला जो क्वेश्चन था इसमें बोला था कि कंप्यूटर और सांख्यिकी में स्टूडेंट जो हैं इनका हमें डिफरेंस निकालना था, अंतर निकालना था। तो टोटल कंप्यूटर को जोड़े 555, सांख्यिकी जोड़े 665, दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है? 110 हो जा रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1219 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30,000 रुपए पर 2 वर्ष 73 दिन के लिए 35/4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है, कितना होगा? देखिए सब कुछ यहाँ लिख देते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारा 30,000 रुपया, 30,000 रुपया दिया गया है और रेट टाइम दिया गया है ना, टाइम 2 वर्ष 73 दिन दिया हुआ है, 73 दिन, ठीक। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना आपका? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 35/4% दिया हुआ है और कह रहा है ना कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि सीआई कितना होगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले तो हम टाइम को क्या कर लेते हैं ना, वर्ष में बदल लेते हैं। तो 2.73 दिन को बदलेंगे ना तो 365 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। दिन को जब भी वर्ष में बदलना हो तो क्या करेंगे, 365 से भाग दे देंगे। तो 73 5 यानी 5 वर्ष में कट जाएगा, तो यहाँ आ जा रहा है 2.1/5 ईयर दे दिया, ठीक, वर्ष दे दिया। 2.1/5 वर्ष का हमें निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 35/4% है। देखिए ये तो क्वेश्चन पहले इसमें कुछ न कुछ एरर है, क्योंकि इसका जो इसमें अब आप सॉल्व करके देखिए ना, एक बार सॉल्व करिएगा तो खुद पता चल जाएगा एरर कहाँ पे है। देखिए हम लोग यहाँ से पहले अमाउंट निकाल लेते हैं कि ए बराबर क्या होगा, और अमाउंट निकाल करके उसमें से हम प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ सब कुछ बट्टा में दिया गया है, वर्ष में बट्टा में दिया हुआ है, ईयर भी और परसेंटेज भी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बट्टा में दिया हुआ है। तो बट्टा वाला वर्ष का हम कैसे निकालते हैं अमाउंट, तो ए बराबर पी इंटू 1 +
r/100 हो जाता है। r/100 के पावर, ये अगर मान लीजिए कि टाइम हमारा दिया रहा है, टाइम किसमें दिया रहा है, तो a पूर्णांक b/c वर्ष दिया रहा है, ऐसे दिया रहा है, तो ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक, अगर 2 वर्ष 3 वर्ष दिया रहता है तो 2 यहाँ पे लिख देते, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते। लेकिन जब बट्टा में दिया रहता है ना, तो p इंटू 1 प्लस r/100 के पावर a और इंटू 1 प्लस ये b/c और गुणे यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, तो r प्रतिशत r/100 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेना होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसमें रख लेते हैं हम लोग, b/c से यहाँ पे गुणा करेंगे, b/c गुणे r/100, r/100 में ही हम b/c से गुणा कर लेते हैं जो पूर्णांक में रहता है। इस पे रख के आपको बनाना ही पड़ेगा। 30,000 रुपया है आपका, तो 30,000 इंटू 1 प्लस r, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है देखिए, तो यहाँ पे 35/400 हो जाएगा। 35/400 नीचे 100 से गुणा भी करना है, और इंटू 1 प्लस b/c मतलब 1/5 है, 1/5 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 35/400 हो जाएगा, 35/400 हो जाएगा। अब आपको कटा करके इसको बस गुणा कर लेना है। देखिए कैसे कटाएंगे, तो यहाँ 5 7 35 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, और यहाँ 2 वर्ष छूट गया है। ये 2 पूर्णांक में जो रहता है यहाँ लिख देते हैं ना, ये पूर्णांक वाला पार्ट, तो 2 यहाँ लिखा जाएगा, और यहाँ b/c हो जाएगा, b/c मतलब 1/5 हो जाएगा। अब इसको कटा लीजिए, 5 7 35 हो जा रहा है, यानी इधर लिख देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 30,000 गुणे, ये देखिए तो 80 कम 80 7 87, यानी कि 87/80 गुणे 87/80 हो जाएगा, और गुणे इसको कैलकुलेट करिए तो 407 जोड़ेंगे तो 407/400 हो जाएगा। अब कटा करके इसे गुणा कर लेना है। देखिए यहाँ से हम कटा देते हैं ना, 4 0 से ये चारों 0 कट जाएगा। अब ऊपर वाला गुणा कर लीजिए, नीचे वाला गुणा करके भाग दे दीजिए। देखिए हम गुणा करके आपको बता देते हैं कितना होगा। ठीक, देखिए ऊपर वाला है, यहाँ 87 गुणे 407 गुणे 3 गुणा करेंगे तो 92 41 749 आ जा रहा है, और नीचे गुणा करिएगा 8 गुणे 4 तो 256 आ जा रहा है। अब इसको भाग दे दिए हैं तो हम लोग का आ गया 36,110.58 ये अमाउंट आया हुआ है, और हमें निकालना है CI निकालना है। तो CI बराबर कितना हो जाएगा, तो 36,110.58 में से हम लोग प्रिंसिपल घटा लेंगे, यानी कि 30,000 घटा लेंगे। तो जब 30,000 घटाएंगे तो हमारा 6,110.58 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। 6,000 इधर लिख देते हैं। देखिए घटाए हैं तो कितना आया हम लोग का 6,110.58 रुपया आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आया? बहुत सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला बस ध्यान रखना होगा। जब भी पूर्णांक में दिया रहे ना, ज्यादा कैलकुलेटिव हो तो आपको फॉर्मूला के सहारे आसानी से बनेगा। आप परसेंटेज से भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत टफ काम हो जाएगा, इससे भी ज्यादा कैलकुलेशन उसमें आ जाएगा। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। और गलत हम इसलिए कर रहे थे कि ये 6,110.58 किसी ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है। आप मिला सकते हैं, तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, सब ऑप्शन में आपका 3,000 2,000 ऐसे करके दिया हुआ है, तो किसी ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर यही आएगा हम लोग का कि 6,110.58 आ जाएगा, रुपया हो जाएगा, जो कि CI हो जाएगा। आप निकाल करके देख लीजिएगा, गुणा भाग करके इतना ही आएगा, किसी भी मेथड से करिएगा तो। लेकिन जब भी बटा में रहे तो A बराबर P इंटू 1 प्लस r/100 का पावर A इंटू 1 प्लस b/c इंटू r/100 हो जाएगा। यहाँ जो पूर्णांक में रहेगा ना, A पूर्णांक b/c, तो हम b/c गुणे r/100 से गुणा कर लेंगे यहाँ पे, और बस कैलकुलेट कर लिया है कि 3,000 इंटू 1 प्लस 35/400 हो जा रहा है। यहाँ 35/400 इंटू 1 प्लस 1/5 कहां से आया, तो b/c का वैल्यू, और 35/400 कर लिए, कैलकुलेट कर लिए 87, ये कटाने के बाद आ रहा है कितना 87/80 गुणे 87/80 गुणे 407/400 हो जाएगा, और कैलकुलेट किए हैं तो कितना आया है 36,110.58। तो इसमें से हम प्रिंसिपल को घटा लिए हैं 30,000 को, तो हमारा आ जा रहा है 6,110.58 आ जा रहा है। कोई दिक्कत इसमें, यही आंसर आएगा। इसका आंसर जो है गलत दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है हम लोग का 1220 नंबर कह रहा है कि PQR, POR नहीं है PQR है, आगे पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। PQR इस प्रकार है
कि पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज एक्स वाई जेड के समान, समान मतलब सिमिलर होता है, समरूप होता है। यानी कि देखिए सबसे पहले तो हम इसका फिगर बना लेते हैं। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, दो गो त्रिभुज है और दोनों सिमिलर है, दोनों क्या है, समरूप है, समान है। कौन कौन सा त्रिभुज है, तो एक है पी क्यू आर है और दूसरा जो है आपका एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है। और दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर है, समरूप है। ये समरूप का आपका सिंबल होता है ना, ऐसे रहता है, तिरछा लाइन रहता है। तो ये दोनों त्रिभुज अगर सिमिलर है, समरूप है, तो इसके संगत भुजा का रेशियो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। ये बात आपको पता होगा कि दो त्रिभुज अगर सिमिलर है, समरूप है, तो संगत भुजाओं का रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब पहले तो आप इसमें ड्रॉ कर लीजिए ना कि क्या क्या दिया हुआ है। पी आर बराबर 12 दिया हुआ है, पी आर बराबर ये 12 दिया गया है। और उसके बाद क्या दिया है कि एक्स वाई बराबर 20, ये एक्स वाई जो है 20 दिया गया है। और वाई जेड बराबर 28, ये वाई जेड जो दिया है कितना दिया, 28 सेंटीमीटर दिया गया है। और पूछ रहा है हमें कि पी क्यू रेशियो, पी क्यू बट्टा क्यू आर, रेशियो का मतलब हम क्यू आर बट्टा में दे देते हैं। पी क्यू रेशियो क्यू आर हमें निकालना है, क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जब भी दो त्रिभुज सिमिलर होती है तो दोनों के संगत भुजाओं का रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी पी क्यू बटा क्यू आर, ये पी क्यू बटा क्यू आर, तो ये दोनों, इस दोनों का रेशियो जो होगा, इस दोनों के रेशियो के बराबर होगा। इसका मतलब ये 20 है और नीचे कितना है आपका, ये 28 है। तो ये संगत भुजा का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसका, इन दोनों का जितना रेशियो होगा इसका भी उतना ही रेशियो होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर है। तो पी क्यू बट्टा क्यू आर इज इक्वल टू एक्स वाई बट्टा वाई जेड हो जाएगा। तो एक्स वाई का मान 20 है और वाई जेड का मान कितना है आपका, 28 है। अब कटा दीजिए, 4 पचे 20, 4 सते 28, यानी क्या रेशियो हम लोग का हो जाएगा, तो 5:7 रेशियो हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। समरूपता का नियम है कि जब दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का रेशियो जो है इक्वल होता है, संगत ऊंचाई का भी रेशियो इक्वल होता है। इसका ऊंचाई का जितना अनुपात होगा दोनों का, वो भी जो है बराबर होगा। तो इसका ये और इन दोनों का जितना रेशियो होगा उतना ही इसका रेशियो होगा। यानी कि पी क्यू बट्टा क्यू आर इज इक्वल टू 20/28, इसका मतलब 5:7 जो हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रंजन एक पेन ड्राइव बेच रहा है। देखिए पेन ड्राइव बेचा हुआ है कितना में, तो 910 रुपए में बेचा हुआ है। और कितना परसेंट लाभ पे, तो 30% लाभ पे। 130% का वैल्यू 910 है, तो यहाँ से 100% का वैल्यू यानी कि क्रयमूल्य निकाल लीजिए। तो ये कटा देंगे यहाँ से, तो 13 सते 91, 7 निकल जाएगा। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 700 रुपया निकल जाएगा। अर्थात ये क्रयमूल्य निकल गया, 700 रुपया जो हो जाएगा पेन ड्राइव का क्रयमूल्य निकल जाएगा। उसके बाद बोला है कि तथा दूसरी 180 रुपए में बेचता है, जो कि 10% हानि पर। इसका मतलब एक और इसका विक्रय मूल्य SP2 जो है, ये SP फर्स्ट था, SP क्या था, फर्स्ट दिया हुआ था। SP2 जो दिया हुआ है कितना रुपया है, 180 रुपया है। लेकिन ये किस पे बेच रहा है, तो 10% हानि पे, यानी कि 90% का वैल्यू अगर 180 है तो 100% का वैल्यू यहां निकाल लीजिए। यानी 9 दूना 18, 1 का वैल्यू 2, तो 100 का वैल्यू कितना हो गया, 200 हो गया। यानी टोटल सीपी कितना हो जा रहा है, ये क्रय मूल्य, दोनों मिलाकर क्रय मूल्य टोटल हो जा रहा है 7/2 900 रुपया हो जा रहा है। और दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जा रहा है, 0 8 1 9 हो जा रहा है, 9 1 यानी कि 1090 हो जा रहा है। तो एसपी जो हो जाएगा हम लोग का 1090 रुपया और क्रयमूल्य जो हो जा रहा है 900 रुपया। तो इसे लाभ हुआ, तो यही पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ कितना रुपए का हो जा रहा है, देखिए 190 रुपए का लाभ हो रहा है, किसमें, तो 900 रुपए में। और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, तो 100 से गुणा कर लेंगे, 0 0 कटा दीजिए और यहाँ हो जाएगा 9 दूना 18, 1 19 हो जा रहा है ना, 1 19 यानी फिर 9 एकम 9, 1 10, फिर 9 एकम 9, 21.11% का लाभ हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना प्रतिशत लाभ होगा, ठीक, ये लाभ हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो एक बार और देख लीजिए। 21.11% यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि 2 पेन ड्राइव बेच रहा है, एक पेन ड्राइव को 900 रुपए में बेच रहा है, जो 30% लाभ पे बेच रहा है। तो 130 का वैल्यू 910, 100 का हम क्रय मूल्य निकाल लिए, 700 रुपए आ गया। दूसरा पेन ड्राइव 180 में बेच रहा है, जो 10% हानि पे बेच रहा है, यानी 90 का वैल्यू 180, तो 100 का वैल्यू 200 रुपया हो गया। यहाँ क्रय मूल्य कितना हो गया, 200। तो दोनों क्रय मूल्य जोड़े तो कुल क्रय मूल्य 900 रुपया हो जा रहा है और दोनों विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है, 1090 रुपया हो रहा है। तो लाभ इसे हो रहा है कितने का, 190 रुपए का, किस पे,
तो 900 पे प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लिया, यानी 21.11% का लाभ हो जा रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला जो है हम लोग का 1222 नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिसे 270, 675 तथा 1215 में जिससे इतना में को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको बताए थे पिछले क्लास में, हम बताए थे पिछले वीडियो में आपका कि जब भी हमें बोला जाए कि इतना 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 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा ना कि तीनों का आपस में अंतर का HCF निकालना होगा। जहां भी हमें ये क्वेश्चन आ जाए कि इसको 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 इतना इतना को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनका आपस में अंतर निकालना होगा। तो देखिए इनका अंतर निकालिए, आपस में तीनों का अंतर निकालना होगा। तो इन दोनों का अंतर कर दीजिए तो 5 के 5 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कितना 405 हो जाएगा। इसका अंतर ले लीजिए तो 0 हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4 और यहाँ कितना हो जा रहा है आपका 11 में से 6 गया 5, यानी 540 हो जाएगा। अब इसका भी अंतर लेंगे ना, आपस में अंतर का HCF निकालना है। तो इनका अंतर, ये फर्स्ट और लास्ट का अंतर देख लीजिए कितना आ रहा है, तो 5 की 5 ही हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4 हो जाएगा और यहाँ 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, 945 हो जाएगा। अब इन तीनों का हमें क्या कर लेना होगा, इन तीनों का HCF निकाल देना होगा, वही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी HCF बराबर वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसका HCF कैसे निकालेंगे, तो HCF निकालने का आपके पास दो मेथड है। एक तो आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, फैक्टर से भी निकालिएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। एक हम लोग का अपना मेथड से कैसे निकालेंगे, तो देखिए दो अंतर ले लीजिए जो मिनिमम अंतर आ रहा होगा। जैसे इन दोनों को घटा रहे हैं तो देखिए 135 आ जा रहा है, इन दोनों को घटाने पे कितना जा रहा है 135। अब 135 से ये भी कट जा रहा है, देखिए 13 3 39, 5 मर्द में कट जा रहा है, ये हो जा रहा है 13 4 52, यानी 4 मर्द में 4 मर्द में ये भी कट जा रहा है, 13 4 52, 5 4 20, और ये देखिए तो 13 7 91, 5 7 35, 3 ये 7 मर्द में कट जा रहा है। अर्थात ये सबसे बड़ा से बड़ी संख्या हो गया, जिससे ये तीनों कट जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 135 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। देखिए एक बार और आप समझ लीजिए, नहीं तो भाग विधि से तो आप बना ही सकते हैं किसी भी संख्या का HCF, लेकिन ये एक थोड़ा सा आसान मेथड है। हमें तो सबसे पहले ये बोला था कि इतना 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 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा ना कि आपस में अंतर पहले ले लिए, तो 405 540 इन दोनों का अंतर, इसका अंतर 945 हो जा रहा है। इनका HCF निकालना है तो HCF भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। एक कम अंतर जहां भी आ रहा होगा दोनों का, जैसे इन दोनों का अंतर कम आ रहा है तो यही लेंगे जो मिनिमम अंतर है हमारा। इस दोनों का अंतर ज्यादा आएगा तो फिर फैक्टर करके आपको देखना पड़ेगा। अंतर कम आ रहा है, 135 अंतर आ रहा है तो 135 से ए भी कट जा रहा है, ए भी कट जा रहा है, ए भी कट जा रहा है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। देखिए 1223 नंबर है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी थोड़ा सा आपको सुधार लेना है। ट्रिगो का क्वेश्चन है, हमें बोला हुआ है कि यदि tan A प्लस cot A इज इक्वल टू 2 है, तो हमें बोला हुआ है यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा आपको सुधार लेना है कि tan 3A नहीं है, tan पावर QA प्लस cot पावर QA, इसका वैल्यू निकालना है। ये भी यहाँ मिसप्रिंट हो गया है कि tan 3A और cot 3A लिखा गया है। tan 3A cot 3A नहीं है, tan QA, tan के पावर QA और cot के पावर QA, इसका वैल्यू हमें निकालना है। क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए 1 सेकेंड लगेगा आपको मात्र बनाने में। tan A प्लस cot A बराबर 2 है, तो ये कंडीशन कब फुलफिल होगा, जब यहाँ A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री, तभी ना यहाँ पे 45, tan 45 का भी मान 1 होता है, cot 45 का भी मान 1 होता है, तो 1 1 जोड़ने पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो ये 2 जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी जहां दे अगर कि tan A प्लस cot A बराबर 2 है, तो tan QA यहाँ कुछ भी रहे पावर में, या आप नोट बना के लिख लीजिएगा कि अगर ये 2 दिया हुआ है तो tan के पावर NA प्लस
कॉट एन ए, कॉट के पावर एन ए इज इक्वल टू 2 भी होगा। एन चाहे कोई भी पूर्णांक रह जाए यहाँ पे, ठीक, एन कोई भी पूर्णांक हो, हमेशा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब ये 2 दिया रहेगा तो आंसर भी क्या होगा, 2 ही होगा। कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे tan 45 पे ये फुलफिल करेगा। 45 का मान 1 के पावर कुछ भी रहेगा, 1 दोनों जोड़ेंगे 2 ही हमेशा आएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सुधार लेना है आपको, यहाँ के 10 के पावर QA था, ठीक। चलिए अगला देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला बोला है हमें 1224 नंबर की, एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 176 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, अगले 64 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो यात्रा के पहले 240 किलोमीटर के औसत चाल लगभग में पूछ रहा है। देखिए औसत चाल हमें निकालना है, कैसे कैसे गया है। तो देखिए पहला जो है ये डिस्टेंस कितना गया है, 176 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया है, और अगला 64 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है, यानी टोटल उसका मिलाकर कितना हो गया, 240 किलोमीटर। तो इसी का एवरेज स्पीड पूछा हुआ, औसत चाल पूछा है कि कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला 176 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, अगले 64 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। तो एवरेज स्पीड हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। इस बात को आप लिख लीजिएगा, जिनको नहीं पता होगा, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। ये आप बहुत पढ़े भी होंगे, कुल समय टोटल टाइम होता है, कुल समय, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना है, तो टोटल डिस्टेंस 240 हो गया है। यहाँ पे 174 और 64 कितना हो गया, 240 हो जा रहा है, ठीक। 6 7 13 1 14, यानी कि 240 किलोमीटर जा रहा है, और समय देखिए कितना समय ले रहा है। समय इसको टोटल टाइम कितना ले रहे हैं, यहाँ पे समय जो लगेगा दूरी बटा चाल, यानी 176 में 16 से भाग देंगे तो यहाँ 11 घंटा ले लेगा। यहाँ टाइम कितना लग जाएगा, T2 बराबर 64 में 32 से भाग देंगे तो यहाँ 2 घंटा लग जाएगा, यानी टोटल टाइम उसे कितना लग रहा है, 11 और 2 13 लग रहा है। तो 13 से भाग दे दीजिए, यहाँ पे निकल जाएगा आराम से। बात आप समझे कि नहीं। इसको हम 13 से भाग देंगे तो 13 दूना 26 ज्यादा हो जा रहा है, 13 एकम 13 और कितना बचा 7 8 7 15, यानी देखिए 1 मिनट सॉरी, 13 एकम 13 14 11 बच जा रहा है ना, कि 13 9 13 8 104 हो जा रहा है, यानी 18 देखिए 18 कुछ होगा, लगभग में दिया हुआ है 18.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 18.5 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। औसत चाल बराबर क्या होता है ना, औसत चाल ये ध्यान में रखिएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल दूरी इसका कितना हो गया 240, और समय कैसे निकालेंगे, इस दूरी में 4 से भाग दे दिए, यहाँ 11 घंटा लगा, इस दूरी में 32 से भाग दे दिए, यहाँ 2 घंटा लगा, तो 11 2 13 से भाग दे दिए, 18.5 किलोमीटर पर आवर हमारा जो हो जाएगा एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन बोला है हमें 1225 नंबर, एक वितरण का माध्य दिया गया है, ठीक, मीन दिया गया है, माध्य बराबर 22 है और स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन इज इक्वल टू कितना है 10 है। तो हमें पूछ रहा है ना कि विचरण गुणांक क्या होगा, विचरण गुणांक पूछा गया। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है अभी तक। विचरण गुणांक अगर नहीं पता है फॉर्मूला तो आप नोट करके लिख लीजिए और इसे कंठस्थ कर लीजिएगा, हर सेट में क्वेश्चन आ रहा है। विचरण गुणांक बराबर होता है क्या चीज आपका, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, SD बट्टा माध्य, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन बट्टा माध्य गुणे 100 हो जाता है, मानक विचलन बट्टा माध्य गुणे 100 हो जाता है। अब रख लीजिए, सिंपल सा, कुछ है ही नहीं इसमें, 10 बट्टा 22 गुणे 100 हो जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 500 बट्टा 11। तो भाग दे दीजिए, 11 चौक 44, 6 बचा, 11 पचे 55, फिर आपका हो जाएगा 11 चौक 44, 11 पचे 55, यानी कि 45.45% में आएगा। हमेशा मानक विचरण गुणांक किस में आता है, प्रतिशत में। तो 45.45% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से ए नंबर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, इसलिए फॉर्मूला रट जाइए। विचरण गुणांक बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन बट्टा माध्य गुणे 100 हो जाता है। बस मान को रख के कटा करके निकाल लिए, 45.45 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन
देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका स्टैटिस्टिक्स से ही है, सांख्यिकी से ही है। कह रहे हैं यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 12, तो हमें पूछ रहा है ना कि जनसंख्या का प्रसरण निकालना है। प्रसरण देखिए आपको बहुत बार ये भी बताया है कि प्रसरण बराबर क्या होता है, प्रसरण बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर होता है। प्रसरण जब भी निकालना होगा और मानक विचलन दिया गया है तो मानक विचलन का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 12 का होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 144 आ जाएगा और यही आपका प्रसरण हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दो बात पूछता है, एक तो आपका प्रसरण जब पूछेगा तो प्रसरण बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, और नहीं तो पूछ देता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होगा और प्रसरण दिया रहता है तो रूट अंडर प्रसरण हो जाता है। दोनों बात आपका एक ही, दोनों फॉर्मूला से निकाल लेंगे हम लोग। जब भी हमें मानक विचलन पूछा जाए तो रूट अंडर प्रसरण हो जाता है, अगर हमें प्रसरण पूछा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात क्लियर, दोनों एक ही बातें हुआ। प्रसरण पूछा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, यानी 12 का होल स्क्वायर हमारा 144 हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहे और प्रसरण दिया रहे और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता तो हम उसका वर्गमूल निकाल लेते। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 1227 नंबर, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बोट एंड स्ट्रीम से है, नाव धारा से। सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी के धारा के दिशा में 34 किलोमीटर जाता है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए ये नाव की चाल हो गया और ये धारा की चाल हो गया, तो जब भी हम धारा के दिशा में जाएंगे ना तो हमारा चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो ये जब ये जाता है तो कितना किलोमीटर की दूरी जाता है, 34 किलोमीटर की दूरी को कितना देर में तय करता है, समय दिया है 4 घंटा 15 मिनट। देखिए 4.15/60 करके हम इसे घंटा में बदल लेते हैं, तो 15 चौके 60 यानी कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 17/4 घंटा हो गया जा रहा है। तो जब भी हमें चाल निकालना है तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय यानी कि 17/4, तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 17 दूना 34, यानी यहाँ से हमारे निकल गया कि x + y दोनों का योग कितना हो जा रहा है, तो 8 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। 8 किलोमीटर जाने का स्पीड निकाल लिए। अब उधर से आने का जब भी स्पीड निकालना होगा तो x - y हो जाएगा, क्योंकि हम धारा के जब विपरीत में आएंगे ना तो हमारा चाल क्या हो जाएगा, धारा के चाल में से घट जाएगा, धारा हमें पीछे की ओर धक्का देगा, तो x - y हो जाएगा। और यहाँ बोल रहा है कि 3 घंटा 10 मिनट में 19 किलोमीटर जा रहा है, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय कितना है देख लीजिए, इधर लिख देते हैं हम, ये रफ काम सब हो गया, कितना देर लग रहा है यहाँ पे, तो 3 घंटा 10 मिनट, 3.10/60 कर लिए तो 36 18 1 19/6 घंटा यहाँ लग रहा है, तो 19/6 से भाग देंगे, 6 ऊपर चला जाएगा, 19 से कम 19, यानी यहाँ से हमें क्या निकल गया, x - y = 6 हो गया। अब सिंपल सी बात, हमें धारा के चाल पूछा गया है, यानी y का पूछा गया है तो दोनों घटा देंगे, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और ये x कट जाएगा, यानी 2y = 2 किलोमीटर इधर हो गया, तो y का वैल्यू 1 किलोमीटर पर आवर, और हमारा यही आंसर हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा धारा की चाल हो जाएगा। अगर पूछा गया होता नाव की चाल तो ये दोनों को जोड़ देते, y कट जाता है, x का मान निकल जाता है। देखिए एक बात और समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार और समझिए, बढ़िया क्वेश्चन था ये बता रहे थे हम कि कभी भी जब हम धारा के दिशा में जाएंगे तो धारा का चाल हमारा चाल दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मेरा चाल x है और धारा की चाल y है, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, तो चाल बराबर 34 किलोमीटर जा रहे थे 4.15/60 यानी कि 17/4 घंटा में, तो भाग दे दिए, चाल बराबर दूरी बट्टा समय से भाग दिए तो कितना आ गया, x + y = 8 किलोमीटर पर आवर आ गया। और जब हम विपरीत आ रहे हैं कि इसका मतलब x - y, तो 19 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें 3 घंटा 10 मिनट लग रहा है, तो इसको बदले तो 19/6 आ जा रहा है, यानी 19/6 से भाग दिए, 19 खत्म, x - y बराबर कितना आ जा रहा है, 6 आ रहा है। तो हमें धारा की चाल निकालना है। धारा की चाल कैसे निकालना होगा, तो दोनों घटा देंगे तो x कट जाएगा, 2y = 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा धारा की चाल हो जाएगा। क्लियर, समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 1228 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए 1228 क्या बोला हुआ है, ये अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला हमें कि 2a - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3b - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4c - 7 का होल स्क्वायर = 0 दिया गया है। तो हमें पूछ रहा है ना कि रूट अंडर 4a + 3b + 4c
इसका वैल्यू निकालना है। 4a प्लस 3b प्लस 4c का मान निकालना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में भी, रेलवे में भी बहुत पूछा गया है। ये तीनों के वर्गों का योग जब 0 के बराबर है, इसका मतलब कि ये अलग 0 के बराबर हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर होगा। तीनों अलग अलग 0 के बराबर होंगे तभी ये तो सबका योग क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी यहां से अगर हम निकालेंगे इसको 0 के बराबर करके, तो यहां से हमें निकल जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 3 पॉजिटिव में है तो उधर जाएगा निगेटिव, यानी कि 3/2 हो जाएगा। कैसे आता है एक बार समझ लीजिए। देखिए अगर हम 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करते हैं, a भी 0 के बराबर होगा, a भी 0 के बराबर, सब 0 के बराबर होगा। तो यहाँ 2a माइनस 3 बराबर 0 हो गया, तो 2a बराबर 3 प्लस में हो जाएगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ से निकालिएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। यहाँ से c का मान निकालिएगा तो c बराबर ये 7 उधर जाएगा तो 7/4 हो जाएगा। अब इस मान को आप पुट कर लेंगे, सिंपल सी बात हुआ। तो रख लीजिए यहाँ पे हमें √4 गुणे a का मान कितना है, 3/2 आया है, 3/2 आ गया है, प्लस 3 गुणे b का मान कितना है, 5/3 आ गया है, प्लस 4c यानी कि c का मान कितना आ रहा है, 7/4 आ जा रहा है। तो देखिए कटा दीजिए, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी के 4 हो गया, यानी कि कितना आ गया, रूट अंडर में 3 दूना 6, 5 11 और 7 कितना हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है। तब 18 का वर्गमूल आप निकालिएगा तो 3√2 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना हमारा आंसर हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अलजेब्रा का एक छोटा सा क्वेश्चन था, 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3b माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4c माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 0 था। तो ये अलग अलग हम यहाँ से a का मान निकाले 3/2 आ गया, b का मान निकालेंगे 5 इधर जाएगा 5/3 आ जाएगा, c का मान 7/4 आ जाएगा। अब इसमें मान पुट कर लिए, सबका कैलकुलेशन करके कटा के निकाल लिए, √18, इसका मतलब 3√2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1229 नंबर कि एक विचरण का माध्य 80 है और मानक विचलन 16। देखिए अभी बताए थे आपको कि हमें विचरण गुणांक पूछा गया है, तो विचरण गुणांक का अभी एक आया था क्वेश्चन कि विचरण गुणांक इज इक्वल टू क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन बट्टा माध्य गुणे 100 हो जाता है, हमेशा प्रतिशत में आता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है आपका, 16 दिया हुआ है, बट्टा 80 जो है माध्य है, गुणे 100 कर लीजिए। 16 बचे 80, 5 से कटाएंगे 20 हो जाएगा, यानी कि 20% जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। विचरण गुणांक 20% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। समझ गए होंगे आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। विचरण गुणांक बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन बट्टा माध्य गुणे 100 हो जाता है। तो मान रख के हम कैलकुलेट कर लिए, 20% जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 1230 नंबर, सपना और अनुभा की आयु का गुणनफल 150 वर्ष है। देखिए 2 लड़की हैं, सपना और अनुभा, ए से हम सपना लिख देते हैं और ए से अनुभा हो जाएगा। दोनों का गुणनफल यहाँ से कितना दिया है, 150 वर्ष दिया गया है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि यदि अनुभा की 4 गुनी, यानी कि अनुभा की 4 गुनी मतलब 4a जो है सपना की आयु से 10 वर्ष बड़ा है, यानी ये जो है ना कि सपना से 10 वर्ष बड़ा है, तो हम सपना में भी 10 जोड़ देंगे ना, यानी दोनों बराबर हो जाएगा। ये बात समझे कि नहीं, दोनों चीजें। ये तो बोला था कि दोनों का गुणनफल 150 से, तो सिंपल हो गया। अब बोला है कि अनुभा का 4 गुना सपना से 10 वर्ष बड़ा है, तो इन दोनों को बराबर करना होगा, तो सपना में 10 जोड़ देंगे, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए क्या पूछा है आपसे, तो सपना की आयु ज्ञात करें, हमें सपना की आयु निकालना है। तो बहुत आसान है, सपना यहाँ से अनुभा की आयु कितना हो जाएगा, अनुभा इज इक्वल टू एस प्लस 10/4 हो जाएगा। तब इसमें मान रख दीजिए और कैलकुलेट कर लिया आ जाएगा। सपना का तो एस ही रखना होगा, गुणे अनुभा के लिए हम क्या लिखेंगे, तो एस प्लस 10/4 ये गुणा में हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगा। एस इंटू एस प्लस 10 इज इक्वल टू 15 चौकी 60, यानी कि 600 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप क्या करिएगा ना कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा और आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो समय ज़्यादा लगेगा तो अब यहाँ से हमें ऑप्शन का सहारा लेकर के अगर बनाएंगे तो बहुत सिंपली निकल जाएगा। एस की जगह अगर 20 रखेंगे तो 20 गुणे 30 रखेंगे तो ये 600 आ जाएगा। इसका मतलब जो सपना का आयु है ना वो कितना है, तो 20 वर्ष है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सपना की आयु कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए। यहाँ के बाद से हम क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे।
क्योंकि अगर इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारा समय ज्यादा लगेगा, तो समय ज्यादा लगेगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन से सपना की जगह अगर 20 रखेंगे तो यहाँ 20 10 30 रखना होगा और दोनों को गुणा करके देख रहे हैं कि 600 आ जा रहा है, अर्थात सपना 20 साल की होगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये बोला था कि सपना और अनुभा के आयु का गुणनफल 150 वर्ष है और अनुभा का 4 गुना अनुभा का 4 गुना जो है सपना से 10 वर्ष बड़ा था, तो अब इन दोनों को बराबर करना होगा, तो सपना में 10 वर्ष जोड़ लिए, दोनों बराबर हो जाएगा। और यहाँ अनुभा का निकाल लिए क्योंकि अनुभा का हमें हटाना है यहाँ से, तो अनुभा बराबर क्या हो जाएगा, सपना प्लस 10/4 हो जाएगा। यहाँ मान रख के कैलकुलेट किए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, s × s + 10 बराबर 600 हो रहा है। तो हम यहाँ से ऑप्शन से s बराबर 20 रखे तो 20 × 30 बराबर 600 आ जा रहा है, अर्थात सपना का जो आयु होगा 20 वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ऑप्शन से ही बनाए थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। हम लोग अभी आपका 1230 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए, ठीक। आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन टोटल हम लोग कंप्लीट किए हैं, ठीक। तो अभी हम लोग 20-20 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, पर डे 20-20 क्वेश्चन कर रहे हैं। 2-4 दिन वीडियो इधर नहीं मिला था कुछ काम की वजह से, तो अब वीडियो आपका रेगुलर मिलेगा, ठीक। एक वीडियो शाम में आपका 8 बजे डेली अपलोड होगा। और इस सब चीज को देखिए, आप बार बार रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत फायदा होने वाला है आपको, ठीक। देखिए बिना मेहनत का कोई भी चीज नहीं मिलने वाला है, मेहनत करिएगा तभी आपको मिलेगा। बिना मेहनत का आप समझिए कि अगर हमें सिंपल एक बात समझिए कि अगर हमें अपने, देखिए एक कोटेशन आपको दिखा रहे हैं, इससे आपका क्लियरली समझ में आएगा। अगर हमें अपने परछाई को भी पाना होगा, अगर हमें चाह रहे हैं कि मेरा परछाई, हमें खुद की परछाई है, दूसरे किसी की परछाई नहीं है, खुद की परछाई हम अगर अपना चाह रहे हैं कि मिले हमें, तब भी हमें उठ करके धूप में जाना पड़ेगा। बिना धूप में गए हुए हमारी खुद की परछाई नहीं मिल पाती है। तो बताइए, आप सोचिएगा कि बिना मेहनत के हम सब कुछ पा ले, तो असंभव है ये बात। ये आप आज गांठ बांध करके रख लीजिए, जैसे नहीं बोलते हैं किसी को कोई बात आप गांठ बांध लीजिए, तो आप भी आज भी एक बात गांठ बांध लीजिए कि बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करिएगा, जितना मेहनत करिएगा उतना आउटकम मिलेगा आपको। ये एकदम प्रकृति का नियम ही है, जितना हम मेहनत करेंगे उसी का हमें आउटकम मिलेगा। अगर मेहनत 0 है तो आउटकम भी 0 होगा, ठीक। तो मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और समझने की कोशिश करिए, बार बार वीडियो देखिए। और आपको तो बहुत अच्छी बातें हो रही है कि डेली प्रैक्टिस मिल रहा है। 2-4 दिन नहीं मिला था किसी काम की वजह से, लेकिन डेली मिल रहा है, तो प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। अब पीछे का आप वीडियो आप पूरा अभी देखे भी नहीं होंगे, हम आपको तो वॉल्यूम 2 पूरा खत्म करा दिए हैं। जो 2700 प्लस क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म का, वॉल्यूम 2 पूरा फिनिश कर दिए हैं। 105 वीडियो डला हुआ है, अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, 105 वीडियो 2700 प्लस क्वेश्चन वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म का डला हुआ है, उसे देखिए आप। उसका जो लेवल है ना, इस वॉल्यूम 1 वाले लेवल से अच्छा है, तो इसीलिए हम उसको पहले फिनिश कर दिए थे। अब इसमें भी आपका 1230 से हो ही गया है, तब डेली 20-20 चल रहा है, आगे हम उसका नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे भी। तो आप लोग देखिए और मेहनत करिए, यही हम कहेंगे, प्रैक्टिस करिए डेली। तो चलिए ओके बाय, अगले वीडियो में हम लोग फिर से कल मिलेंगे और कल हम लोग 1230 से आगे की ओर चलेंगे, ठीक। तो ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें।